I am going to discuss the second part of chapter 3, the atomic structure. Since it was a very big chapter, it was not possible to complete in just a single lecture. So there is the second lecture. Before that, we have discussed the discovery of electron, discovery of proton, radioactivity, types of radioactive rays. So then today I am going to discuss about the discovery of neutron. You know that neutron was discovered by artificial radioactivity. In the last class I told you about the difference between natural and artificial radioactivity. So neutron was discovered by a scientist named James Chadwick. He was a Nobel Prize holder, James Chadwick, and he discovered it in 1934. So this is the year of discovery. So how he discovered it? So he bombarded अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम मेटल. तो उन्होंने क्या किया, जेम्स चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम मेटल था, दिस इज़ अ बेरिलियम मेटल, उस पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया. अब जानते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में क्या होता है कि एक नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रेडियोएक्टिव बना दिया जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स. So alpha particles को, these are the alpha particle. In the last class I told you that alpha particles have a nature of helium. Helium का नेचर उनका होता है हीलियम न्यूक्लियस का. तो अल्फ़ा पार्टिकल को जब पास करेंगे बेरिलियम से तो ये अल्फ़ा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 4 + 2 6 जो है वो कार्बन एटम यहाँ पर बन जाएगा. 9 + 4 होता है 12, 9 + 4 होता है 13. तो कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 होता है, और बाकी जो एक मास नंबर है वो एक न्यूट्रॉन की सूरत में बाहर निकल जाएगा. तो प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है n, न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है और मास नंबर इसका 1 होता है. चूँकि इस न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन तो कोई नहीं होते, लेकिन इसका मास एक मास नंबर ज़रूर बढ़ाता है ये. तो 0 n 1 करके भी हम न्यूट्रॉन को शो कर रहे होते हैं. तो जेम्स चैडविक ने देखा कि जो रेस निकलें, मतलब जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम मेटल पर स्ट्राइक किया गया तो जो रेस भी निकले वो हाईली पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस थे, यहाँ तक कि गैमा रेस से भी ज़्यादा पेनेट्रेटिंग थे. तो उन वेव्स को उसने कहा कि ये असल में न्यूट्रॉन्स हैं. तो न्यूट्रॉन्स की पेनेट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है. अगरचे न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं, दे आर एक्चुअली पार्टिकल्स, दे आर नॉट द वेव्स बट दे हैव अ ग्रेट पेनेट्रेटिंग नेचर. इस तरह से जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के ज़रिए न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. अच्छा, न्यूट्रॉन को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्यों डिस्कवर नहीं किया जा सकता था? यस, ग्रेट, वेल डन. बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज, बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ना तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा. दैट्स वाई इसके लिए हमें मेथड चेंज करना पड़ा. बजाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हमें आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को, जेम्स चैडविक को आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को इस्तेमाल करना पड़ा. समझ में आ गई बात? तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसमें हमने बेरिलियम मेटल पर अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, देन कार्बन और न्यूट्रॉन जनरेट हुए. इस तरह के और मुख्तलिफ तरह के आप मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. मिसाल के तौर पे यही काम अगर आप इसके अलावा किसी और एलिमेंट से करा लें, लाइक आप इसके अलावा आप बेरिलियम मेटल ला लें, आप चेंज कर लें, आप एल्यूमिनियम ले लें और इस पर आप हीलियम को स्ट्राइक करवा दें. तो ये एल्यूमिनियम होता है 13 and 27. तो क्या होगा, 13 + 2 15 हो जाएगा. मतलब 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का. और 27 + 4 27, 28, 29, 30, 31 हुआ. तो 31 के बजाय यहाँ पर 30 होगा और एक न्यूट्रॉन आप यहाँ से बाहर निकाल दें, कोई आइसोटोप बन जाएगा फॉस्फोरस का. मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पॉसिबल है, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि बेरिलियम मेटल पे आप अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करो, आप किसी और मेटल पे भी स्ट्राइक कर सकते हो. तो सेम इसी जनरल पैटर्न पर रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे. बात समझ में आ गई? कोई मसला इसमें स्लाइड में डिस्कवरी न्यूट्रॉन? तो बेटा जो कुछ हमने पढ़ा उसकी समरी अगर हम लें अब तक फर्स्ट लेक्चर में, तो 3 पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था W. क्रूक्स ने, और मेथड था डिस्चार्ज ट्यूब, और मास कितना होता है ये आप जानते हैं, 9.11 10⁻³ kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट गोल्डस्टीन, और इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया था, बट ही मेड सम परफोरेशन ऑन द ट्यूब.
because the size of protons is much greater than electron. That's why some perforations were made so that protons can pass through them. So it was a little bit amendment, a little bit alteration in the discharge tube, which was made by Goldstein. So Goldstein discovered proton by using discharge tube, and the mass is 1.67 10 to the power minus 27 kg. So you need to remember the masses. Then charge, the charge of electron and proton both are same. Their magnitudes are same, but their signs are different. Electron has negative charge and proton has positive charge. Otherwise the magnitude of the charges are in coulomb are same. Masses अलग होते हैं but charge same होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का. न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, मेथड था आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी. और अगर हम इसकी बात करें, मास की बात करें, 1.67 को आप रिवर्स कर दो, ये क्या हो जाएगा 1.76 इंटू 10 की पावर माइनस 27. 67 को जो है ना 7 से कर देना. तो लिटिल बिट थोड़ा सा कह लो कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में. और हैवी क्यों होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. एक न्यूट्रॉन में प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है. दैट्स वाई न्यूट्रॉन लिटिल बिट हेवियर होता है प्रोटॉन से. और चार्ज की बात की जाए न्यूट्रॉन की, सो यू ऑल नो दैट न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, सो इट मस्ट कैरी नो चार्ज. क्लियर? यही चीज़ पढ़ी अब तक हमने फिलहाल इन तमाम चीज़ों के बारे में. ये समरी एक जस्ट लिटिल बिट मैंने यहाँ पर आपको दी है. अच्छा बेटा, आप देखो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी बता दी. अब उसके बाद आप एटॉमिक मॉडल पर आते हो. एटॉमिक मॉडल कौन कौन सा है? सबसे पहला एटॉमिक मॉडल कौन सा था? ये नहीं था, जस्ट डाल्टन का था. डाल्टन का मॉडल था जिसको हम सॉलिड बॉल मॉडल कहते हैं या बिलियर्ड बॉल मॉडल कहते हैं. बिलियर्ड इज़ एक्चुअली द गेम ऑफ स्नोकर और द पूल. तो स्नोकर या जो पूल गेम होता है उसको हम लोग बिलियर्ड भी कहते हैं. तो बिलियर्ड बॉल जिस तरह से होता है, एक सॉलिड बॉल होता है. जॉन डाल्टन कहते थे कि एटम भी ऐसे ही होता है, एक सॉलिड बॉल की तरह होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता है, इंडिविजिबल होता है. तो ये उनकी एक गलत कॉन्सेप्ट था इनका. इट वाज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन डाल्टन. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल पेश किया विच इज़ नोन एज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल. थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल इस टाइप ऑफ पुडिंग हैविंग अ चॉकलेट टॉपिंग्स ऑन इट. मतलब एक तरह की पुडिंग होती है जिसको प्लम पुडिंग कहते हैं. या जिस तरह से आप इसको वाटरमेलन समझे, तरबूज समझे, तो वाटरमेलन के अंदर आपने देखा होगा जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वो हर तरफ जो है क्या होते हैं कि वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं. तो थॉमसन ने भी यही कहा था कि जिस तरह से एक वाटरमेलन तरबूज के अंदर तरबूज के बीच हर तरफ बिखरे हुए हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हर तरफ बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है. दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल. तो ये गलत कॉन्सेप्ट है इनका, रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट था. अच्छा, रिजेक्ट किसने किया? जे थॉमसन के अपने शागिर्द ने. जे थॉमसन के स्टूडेंट थे जिनका नाम था लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड. रदरफोर्ड जे थॉमसन से उन्होंने पढ़ा था यूनिवर्सिटी लेवल पर. रिसर्च कह लो कि उसके टीचर थे थॉमसन, रदरफोर्ड के. और रदरफोर्ड को पीएचडी की डिग्री दिलाने पर एक बड़ा काम थॉमसन का था. तो जे थॉमसन तो एक बड़े साइंटिस्ट थे असल में. सर जे थॉमसन खुद भी नोबेल प्राइज़ होल्डर थे. और जे थॉमसन के 14 स्टूडेंट्स को जो है वो नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया. ही वॉज वन ग्रेट टीचर ऑफ फिज़िक्स और केमिस्ट्री एज वेल, बिकॉज जे थॉमसन के 14 स्टूडेंट थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, इनके अपने रिसर्च एकेडमी के. तो ऐसा दुनिया में कोई और टीचर नहीं आया. ठीक है, तो थॉमसन को ही उनके और उन्होंने इतना बेहतरीन मतलब स्टूडेंट तैयार किया कि उसके स्टूडेंट ने ही अपने टीचर को गलत करार दिया. तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट करने वाले थे इनके अपने स्टूडेंट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल से, जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई इस तरह से प्रोटॉन्स हर तरफ बिखरे हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो न्यूक्लियस में सेंटर में मौजूद होते हैं. तो उसके बारे में बात करते हैं. तो इसके बारे में सीन बोर्ड हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता प्लम पुडिंग मॉडल, चूँकि वैसे रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट था. तो अब आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं. इसमें न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया था रदरफोर्ड ने सबसे पहले. और रदरफोर्ड ने क्या किया था अगर आप जानते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट कहलाता है ना, उनका गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था कोई, जैसे रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था. वो सोर्स उन्होंने लिया था पोलोनियम, PO. पोलोनियम जो मेटल है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव मेटल है. इसके अंदर से अल्फा रेस निकल सकता है, अल्फा डीके होता है इसमें. तो जब इसमें से अल्फा रेस निकला तो सल्फा रेस को उन्होंने पास किया गोल्ड फॉइल से, सोने की पतरी से. गोल्ड फॉइल से क्यों पास किया? 2 वजह पर.
दो रीज़न्स थी। पहला रीज़न, गोल्ड इज़ वेरी मैलिएबल। गोल्ड बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है, और मैलिएबल मतलब हर वो चीज़ जिसकी थिन शीट बनाई जा सके। तो गोल्ड की बहुत थिन सी शीट बना सकते हैं। तो एक बड़ी पतली सी एक शीट को फॉइल कहा जाता है, वो फॉइल उन्होंने यूज़ कर लिया। आयरन वगैरह में इतनी पतली शीट पॉसिबल नहीं होती है जितनी गोल्ड में हो सकती है। चांदी के वर्क, सोने के वर्क आपने देखे होंगे, बहुत बारीक से होते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड ने गोल्ड क्यों लिया, दूसरा रीज़न ये था कि गोल्ड के एटम्स बड़े साइज़ के होते हैं। एटम्स बड़े साइज़ के होते हैं। गोल्ड आप जानते हैं 6th पीरियड का एलिमेंट है, 6ठे पीरियड में आता है। तो उसका मतलब कि उसके एटम्स का साइज़ बड़ा होगा, और जब बड़े साइज़ का है तो उसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से आराम से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं पार्टिकल्स को। तो जब अल्फ़ा रेस को पास किया गया तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशन देखी गई। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेस पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर अल्फ़ा रेस सीधी चलेगी बिना किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, फ्यू अल्फ़ा रेस आर डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग ए स्मॉल एंगल। कुछ अल्फ़ा रेस थोड़ा सा स्मॉल एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरी चीज़, वेरी फ्यू पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 4000 पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। 4000 में से एक पार्टिकल था जो बाउंस बैक हो गया था। तो 3 ऑब्जर्वेशन थी। पहली, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड, दिख रहा है आपको एक बड़ी तादाद सीधी चली जा रही है। कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं 90 डिग्री से कम एंगल बनाकर। और तीसरे कुछ क्या है, 4000 में से एक, वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या हैं जो क्या हो जा रहे हैं, बाउंस बैक हो जा रहे हैं, रिटर्न बैक हो जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं। इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। पहली बात कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, तो तभी तो ज़्यादातर सीधे चले गए। और एटम का सारा मास उसके सेंटर में होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस से जब कोई रेस टकराई जाकर तो वो बाउंस बैक हो गया। लेकिन एक ही पार्टिकल बाउंस बैक हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, उसका साइज़ बहुत कम है, और बहुत छोटी सी जगह पर सारे प्रोटॉन साथ में जमा हैं, तभी एक ही पार्टिकल बाउंस बैक हुआ। पेनिट्रेट नहीं कर पाया चूँकि वो बहुत डेंस है एरिया है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तभी जब इलेक्ट्रॉन से जाकर अल्फ़ा रेस टकराए तो अल्फ़ा रेस थोड़ा सा एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी उसकी। पहली बात तो परफेक्ट बोली आज तक दुनिया मानती है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिससे प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन का साइज़ बहुत छोटा होता है, और एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। बिल्कुल सही बात है, एटम मोस्टली एम्प्टी पार्ट पर मुश्तमिल है। 99.99999% पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। 99.99999% पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। इतना वॉल्यूम खाली है एटम का। एटम में इतना खालीपन है, इतनी एम्प्टीनेस है कि दुनिया में जितने एटम है सब की एम्प्टीनेस को ख़त्म कर दिया जाए तो ये पूरी दुनिया एक चावल के या एक चीनी के दाने पर आ जाए। अगर एम्प्टीनेस ख़त्म हो जाए तो आपको जो दिख रहा होता है वो एम्प्टीनेस होती है। अगर सारी एम्प्टीनेस ख़त्म कर दो ना, जो 2 शेल के बीच का डिस्टेंस है, तो एक चीनी के दाने पे दुनिया समा सकती है। ये रदरफोर्ड कहा करता था। तो इतना एम्प्टी होता है, तभी तो ज़्यादातर सीधे चले गए अल्फ़ा पार्टिकल्स। क्योंकि आपको पता है एक शेल से दूसरे शेल के बीच बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। अगर हम कंपैरिजन करें न्यूक्लियस के साइज़ में और शेल्स के साइज़ में, बहुत दूर होता है एक शेल से दूसरा शेल। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने हाथ की मुट्ठी, अगर मैं बात कर लूँ कि चलो क्लोरीन का आइटम है, और मैं मेरे हाथ की मुट्ठी अगर न्यूक्लियस है, इसमें सारे न्यूक्लियस मेरे हाथ की मुट्ठी में आ गए, तो पहला शेल जो होगा ना, फर्स्ट शेल, पहला शेल समझ को मतलब मिसाल के तौर पे इस कमरे के किनारे पर होगा, जो गेट है वहाँ पर पहला शेल उस डायमीटर पे होगा। दूसरा शेल उससे कहीं दूर होगा। दूसरा शेल मिसाल के तौर पे गुलशन चौरंगी है ना, वहाँ पर दूसरा शेल होगा। तीसरा शेल उससे कहीं ज़्यादा दूर होगा, CVU जो है वहाँ तक तीसरा शेल होगा। चौथा शेल हैदराबाद में होगा, अगर न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो। अब बीच में आप अंदाज़ा कर सकते हो एम्प्टी स्पेस कितना है न्यूक्लियस की और 2 शेल्स बाकी शेल्स के बीच में। तो इस वजह से कहा जाता है कि 99.99999% पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। लेकिन हम न्यूक्लियस को इतना मान रहे हैं तब जाकर इतना बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो उसके लिहाज से कंपेरिजन में छोटा कर लो। ये जस्ट मैं आपको ऐसे बता रहा था अंदाज़ा देने के लिए कि कितना डिफरेंस है 2 शेल के बीच में। तो एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, तभी ज़्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड सीधे चले जाते हैं। अच्छा, इसके डिफेक्ट्स क्या थे, गलतियाँ क्या थी, खामियाँ क्या थी रदरफोर्ड की? रदरफोर्ड की ये गलती थी। रदरफोर्ड की क्या गलती थी? मैं तो बोलता हूँ फिज़िक्स की गलती थी उस दौर की। उस दौर की फ़िज़िक्स इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। उस दौर में न्यूटोनियन फिज़िक्स चला करती थी, और न्यूटोनियन फिज़िक्स के लिहाज से बात ये थी कि अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करना ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो फिर बॉडी मूव नहीं कर सकती। जैसे कार है, अगर आपको कंटिन्यूसली चलाना है तो कार में हर वक्त गैसोलीन होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। अगर कार में गैसोलीन ख़त्म हो जाए तो कार मूव नहीं करेगा,
फ्लैट सरफेस पे। इसने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, घूमते हैं, तो एनर्जी खारिज करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। फिजिक्स यही बोलती थी, जब कोई बॉडी मूव करेगी एनर्जी लॉस करेगी। उसने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। अब वहाँ के और साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पर एक एलिगेशन लगा दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को यूटिलाइज करता है तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि उसको रुक जाना चाहिए, सारी एनर्जी खर्च कर देनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस ये रहा, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक वक्त कितनी भी एनर्जी इसकी होगी, एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि सारी एनर्जी लॉस होनी चाहिए, और लॉस होने के बाद इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि कभी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया हो या न्यूक्लियस ने उसको खींच लिया हो, क्योंकि उसकी मोशन रुक गई थी इस वजह से। कभी नहीं सुना होगा आपने। तो लोगों ने ये बोला कि ऐसा होता क्यों नहीं है। रदरफोर्ड ये कहता था इलेक्ट्रॉन जब शेल पे घूमता है तो कंटिन्यूस एनर्जी का एमिशन करता है। लोगों ने कहा कि अगर कंटिन्यूस एनर्जी का एमिशन करता है तो उसको क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, या स्पाइरल पाथ बनाता हुआ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी का एमिशन करता है तो उसको जो स्पेक्ट्रा देना चाहिए वो कैसा देना चाहिए, कंटिन्यूस। बट इसके कंट्रास्ट में कौन सा स्पेक्ट्रा आता है एटम से, लाइन स्पेक्ट्रा आता है। उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लाइन स्पेक्ट्रा क्यों जनरेट हो रहा है। स्पेक्ट्रा का टॉपिक मैं भी आपको आगे बताता हूँ, वो एक अलग टॉपिक है, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है, दोनों डिफेक्ट। इसकी वजह से रिजेक्ट किया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। उसने न्यूक्लियस के बारे में जो बात बताई 100% करेक्ट थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में गलती कर गए रदरफोर्ड, जब उन्होंने ये बोला कि वो कंटिन्यूस एनर्जी का एमिशन करते हैं। और अपने मर्जी से नहीं बोला, फिजिक्स उस तौर के ही बोलती थी कि बिना एनर्जी लॉस किए इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, तो उन्होंने भी यही बात कर दी। बात समझ में आ रही है डिफेक्ट्स इसके दोनों, क्या डिफेक्ट्स। अब आज स्पेक्ट्रा समझा देता हूँ आप लोगों को। स्पेक्ट्रा के मतलब होता है बैंड ऑफ लाइट। अच्छा, इसका सिंगुलर होता है स्पेक्ट्रम, प्लूरल होता है स्पेक्ट्रा, वो रिवर्स लिख दिया मैंने वहाँ पर। स्पेक्ट्रा प्लूरल है, स्पेक्ट्रम सिंगुलर है, ठीक है। एक बैंड ऑफ लाइट है तो स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे बैंड्स ऑफ लाइट होते हैं, स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा बनता कैसे है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से बनता है। जब लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है, प्रिज्म देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। लाइट के 7 कलर में ब्रेक होना, दैट इज कॉल्ड, तो वो तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है, और उसी में हमें स्पेक्ट्रा जनरेट होते हुए दिखता है। वाइट प्योर कलर मिलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, वन इज लाइन स्पेक्ट्रा, द सेकंड इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के और नाम भी होते हैं। इसी लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा कह सकते हैं, और इसी लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। जैसे कंटिन्यूस तो ये डिसकंटिन्यूस, या इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, जो कि एटम यही जनरेट करता है, लाइन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कह लो, लाइन स्पेक्ट्रा कह लो, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कह लो, दो और सेम, इसका एक ही नाम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब क्या फ़र्क है दोनों में फ़र्क भी बता देता हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ये वाइट लाइट के थ्रू बनता है, सनलाइट के थ्रू बनता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सनलाइट के थ्रू बनता है, पहले चीज़ सनलाइट के थ्रू, या सनलाइट के थ्रू नहीं बनेगा तो फिर हॉट मेटल फिलामेंट से भी बन सकता है। जैसे इनकैंडेसेंट लैंप होता है ना, इनकैंडेसेंट लैंप आपने यकीनन देखा होगा, पता नहीं अब बेकरी वगैरह वाले में, बेकरी वगैरह में रखा होता है, बेकरीज वगैरह में पीले येलो कलर की लाइट होती है, वो लगी होती है हीट अप करने के लिए, तो वो इनकैंडेसेंट लैंप जिसको हम कहते हैं। अब इसमें उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से एक वायर गई होती है। ये किस चीज़ की बनी होती है, यस, दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। व्हाई इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, रेजिस्टेंस कम होती है। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा उसको, चूँकि रेजिस्टेंस की वजह से ही तो ये हीटअप होता है, और जब हीटअप होता है तो ये जलता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होती तो ये हीटअप ही नहीं होता है ना। वायर हीटअप उसलिए हो रही होती है जब रेजिस्टेंस का सामना करती है, हीट लॉस तभी होता है ना। क्या वजह है फिर इसको इस्तेमाल करने की, शाइन नहीं, शाइन कैसे, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो रोशनी दे रहा है, शाइन फूल नहीं दे रहा, चमक तो नहीं दे रहा ना, ये तो रोशनी दे रहा है, लाइट दे रहा है। टंगस्टन को इस्तेमाल इसलिए करते हैं, टंगस्टन इज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट तमाम मेटल में सबसे हाई होती है, इसलिए इसको लगाया जाता है। चूँकि बाकी मेटल्स को लगाएंगे तो ऐसे होगा क्या बच्चों, पता है, बाकी मेटल्स को लगाने से ये वायर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वाई हम जब इस्तेमाल करते हैं, हम जब यूज़ करते हैं तो टंगस्टन को इस्तेमाल करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने भी
टंगस्टन को ही इस्तेमाल किया था। ही वॉज द वन हु यूज टंगस्टन। टूट भी जाता है, बहुत हाई वोल्टेज पर ये टूट भी जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जनरेट करवाना है तो आप सनलाइट से भी करवा सकते हैं जनरेट, और अगर सनलाइट से ना करवाना चाहें तो आप इनकैंडेसेंट बल्ब, उससे जो हॉट मेटल फिलामेंट से जो रोशनी निकल रही होती है उससे भी करा सकते हैं। ठीक है, उसको अगर आप किसी प्रिज्म से पास करें तो 7 कलर में ब्रेक हो जाएगा, 7 रंगों में टूट जाएगा। तो वाइब्योर कलर जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज वाइब्योर। तो वाइब्योर कलर में ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें से आपको एमसीक्यूज़ में आपसे क्या आस्क कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ में आपसे कह सकते हैं कि लीस्ट डेविएटेड लाइट कौन सी है और मोस्ट डेविएटेड लाइट कौन सी है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी लाइट होती है? वायलेट। मोस्ट डेविएटेड, यस सही, राइट। और लीस्ट डेविएटेड लाइट कौन सी हो गई? रेड कलर। नेक्स्ट, अब वेवलेंथ की बात करें। देखो रेड और वायलेट कलर में मैंने बताया था कि रेड कलर की एनर्जी डाउन होती है, कम एनर्जी होती है, और वेवलेंथ कम, एनर्जी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। और वायलेट कलर की बात करें तो वायलेट कलर में एनर्जी ज़्यादा होती है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो कम क्या है? वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है इसका। याद रख लें वैल्यू कि रेड कलर की जो है वो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या नैनोमीटर में क्या है तो 700 नैनोमीटर में होती है, दोनों में आता है। सिंध बोर्ड में एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, पंजाब बोर्ड में नैनोमीटर में दिया होता है। और वायलेट कलर की जो इंटेंसिटी या वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम, कम होती है, लो वेवलेंथ होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर 400 नैनोमीटर हम इसको कह सकते हैं। तो ये आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए, जैसे आप हाईएस्ट मतलब रेड और येलो कलर, सॉरी रेड और वायलेट कलर, इन दो की आप जो है वो वेवलेंथ को याद रखें। ये पूछते हैं एप्टीट्यूड में आपसे एंट्री टेस्ट। बाकी तो मैंने बता, समझ में आ गई बात, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा होता है तो सिर्फ पता क्या लगता है कि एनर्जी इज एमिटेड इन अ कंटिन्यूस मैनर, कि एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में एमिट हो रही है। सूरज की रोशनी कंटिन्यूसली निकल रही होती है, तभी उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। इस लाइट बल्ब से एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही होती है आपको, मतलब कोई इस तरह ब्लिंकिंग नहीं हो रही होती है। दैट्स वाई इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इस बात को बता रहा होता है कि एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज हो रही है। इसलिए एटम का भी जब स्पेक्ट्रा लेना चाहिए था तो बनना यही चाहिए था, बट ऐसा बनता नहीं है। वहाँ बनता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा समझाया तो समझ में आगे बात है, आगे बढ़े। लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये कौन बनाता है? एटम बनाता है। वो एटम जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होता है। तो आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, गैस भरी, करंट पास किया, कैथोड रेस निकले, या कैथोड रेस नहीं, एक्सरेज निकले। असल में कैथोड रे तो नहीं कह सकते, एक्सरेज निकले। जो कैथोड रे जब किसी मेटल फिलामेंट से जाकर टकराएगा, जब किसी मेटल से टकराएगा तो सूरत में क्या जनरेट होगा? हमारे पास एक्सरेज जनरेट होंगे। हमने पढ़ा था ना, कैथोड रेज मैंने स्ट्राइक विद अ मेटल दे प्रोड्यूस एक्सरे। तो ये एक्सरे जो जनरेट होंगे, एक्सरे को प्रिज्म से पास किया जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर 7 रंगों में ब्रेक हो जाएगा। बट ये 7 रंगों में अब वैसा नहीं होगा कि हर लाइन एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो रही होगी, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। ये बनेगा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। आपको क्या मिलेंगे बच्चों? लाइन्स मिलेंगे, इस तरह से समझ लो, ऐसे लाइन्स मिलेंगे आपको। और लाइन्स के मिलने का मतलब क्या हो गया कि ये अलग अलग लाइन्स जनरेट हो रही हैं, और जो डिस्चार्ज ट्यूब से एनर्जी खारिज हो रही है वो कैसी हो रही है? डिसकंटिन्यूस मैनर में हो रही है। लगातार खारिज नहीं करता एटम एनर्जी, रुक रुक के करता है, ट्रांजिशन के दौरान करता है। लोअर से हायर पे आता है तो एब्जॉर्ब करता है, हायर से लोअर पे आता है तो एमिट करता है, और ये स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के स्पेक्ट्रा है। वैसे तो हम लोग ये जो कलर आ रहा होता है ना, हम उसको कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रा है। ये वाला जो स्पेक्ट्रा होता है, पंजाब बोर्ड के अंदर इसको एमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रा जो एमिट होने से बन रहा है एनर्जी के। और जो ब्लैक ब्लैक फ्रिंजेस आ रही होती है ना, मतलब जो इसके बीच में खाली जगह है, वो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा स्पेक्ट्रा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक एनर्जी एब्जॉर्ब जब एटम कर रहा है तो बन रहा है, और एक जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है। जब एब्जॉर्प्शन हो रही है तो ब्लैक ब्लैक फ्रिंजेस आ रहे होते हैं, और जब रेडिएट हो रहा होता है तो कलरफुल लाइट्स आ रही होती है, बैंड्स आ रहे होते हैं। लेकिन डिस्टेंस होता है बीच में, कभी एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर एक बार रिलीज़ हो रहा है, फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से गैप्स के साथ जो है वो क्या होते हैं? लाइन्स बने हुए होते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा, जो एटम जनरेट करते हैं। तो एटम के जब भी डिस्चार्ज ट्यूब से हम स्पेक्ट्रा जनरेट करवाते हैं तो स्पेक्ट्रा हमारे पास लाइन आता है।
और यही चीज़ तो सबसे बड़ा मसला था, रदरफोर्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लाइन स्पेक्ट्रल जनरेट क्यों हो रहा है इसके अंदर से, जबकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज कर रहा है। अब इस हवाले से आगे हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो अब इस गलती को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था नील्स बोहर। नील्स बोहर ने उस गलती को दूर किया, लेकिन नील्स बोहर ने 100% खुद काम नहीं किया। उन्होंने असल में एक दूसरी थ्योरी से मदद हासिल की, दैट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, कहानी चल रही है, किससे चल रहा है, दास्तान चल रही है, और क्या है। हाँ, अगर दास्तान की तरह समझो, और अगर आप केमिस्ट्री को इम्पॉसिबल सब्जेक्ट समझ के बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो आपको कोई कहानी नहीं बल्कि सर का दर्द लगेगा और कुछ नहीं। और अगर इंटरेस्ट है तो स्टोरी है और कुछ नहीं। ठीक है, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, कहानी में आगे तो क्या होता है कि अब नील्स बोहर खुद नहीं बता पाते क्या मसला है, ऐसा क्यों हो सकता है। तो उन्होंने मदद ली एक साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से, मैक्स प्लांक, जिसको हम कहते हैं मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक वाज आल्सो नोबेल प्राइज होल्डर इन फिजिक्स, ये भी बड़े साइंटिस्ट थे। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम जो वर्ड निकला है वो निकला है क्वांटा से। क्वांटम सिंगुलर है, क्वांटा प्लूरल है। क्वांटम इज एक पैकेट ऑफ एनर्जी कहलाते हैं क्वांटम, और बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहलाता है क्वांटा। तो मैक्स प्लांक क्या कहा करता था कि जब एनर्जी रिलीज होती है एटम से डिसकंटिन्यूस मैनर में, तो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में होते हैं, जिसको क्वांटा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पैकेट्स की सूरत में रिलीज़ कर रहा होता है, वो हर पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहते हैं, और सारी पैकेट्स मिलाकर क्वांटा कहलाते हैं। और यही लाइट अगर एमिट कर रही है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लाइट का क्वांटा फोटोन कहलाता है, आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था। और जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, लिबरेट हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे में, फ्रीक्वेंसी से। जितना ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एमिशन की, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इस तरह से कह सकते हैं। न्यू इज़ द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी को ज़्यादा होना ही है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास डिफरेंट तरह के गन्स हैं, एक मिसाल के तौर पे किसी के पास एक पिस्टल है और किसी के पास एक मशीन गन है। मशीन गन की एनर्जी ज़्यादा होती है पिस्टल से, क्योंकि पिस्टल में डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कम होती है, फायर रेट कम होता है उसका, फायर रेट उसका डाउन होता है। मतलब जब हम उसको फायर किया जाता है तो मतलब 1 2 3 4 5 6 तो फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, तो एनर्जी इतनी नहीं है। ये मशीन गन की बात करें तो 1 सेकंड में पूरा तेज़ी के साथ फायर हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड बढ़ गए, इस वजह से एनर्जी बढ़ी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशंस पर सेकंड होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब हमने इसको हटाया, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू लगाया। जब हम इक्वल टू लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ जो कांस्टेंट हम लगाते हैं दैट इज़ एच। एच कौन सा कांस्टेंट कहलाता है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू जूल सेकंड में भी याद रखें, अर्ग सेकंड में भी याद रखें। 6.625 10 की पावर -34 जूल सेकंड, ये तो पता है। और 6.625 10 की पावर -27 हो जाएगा तो अर्ग सेकंड हो जाएगा। ये CGS सिस्टम में, SI सिस्टम में ये है -34 और CGS सिस्टम में -27 अर्ग सेकंड। अर्ग इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम। ठीक है, दिस थ्योरी प्रूव्स दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और ये थ्योरी ये प्रूव करती है एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। पहले क्या होता था बच्चों, पता है, एनर्जी को कहा जाता था एनर्जी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, एनर्जी की कैलकुलेशन नामुमकिन है। मतलब अगर कोई रोशनी निकल रही है किसी टॉर्च से तो इसकी एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती उसकी। मैक्स प्लैंक ने कहा कि नहीं, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। जिस तरह से हम बाकी तमाम चीज़ों को गिन सकते हैं, एनर्जी को भी गिना जा सकता है। इसलिए ये जो थ्योरी थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहलाती है, जो इस फॉर्मूले से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, H/ν से। और इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया था, आप जानते हैं, नील्स बोहर ने अपनी डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। इस फॉर्मूले को याद रखें, E = H/ν। ये एनर्जी है, H प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, वो प्लांक्स कांस्टेंट है, जिन वैल्यू दोनों नीचे आ गई है, और न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है। पूछना है कुछ, क्लियर है। तो अब इसको देखते हुए क्या हुआ कि बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। नील्स बोहर एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, डेनमार्क में पैदा हुए थे, और एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ होल्डर थे। 1913 में उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट पेश किया। और ये जो उनका जो मॉडल था उसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम।
सोलर सिस्टम मॉडल क्यों कहा जाता है? बिकॉज सोलर सिस्टम में जैसे ना सन सेंटर में और सर्कुलर ऑर्बिट्स में तमाम प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सब घूम रहे हैं। उसने कहा था वैसे ही न्यूक्लियस सेंटर में और तमाम सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। और ये बेस करता था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। नील्स बॉर्न ने डिफेक्ट रिमूव किया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। उन्होंने कहा था कि एटम जब तक अपने शेल पे घूमता रहता है तब तक ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज़ करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे आते हैं तो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और हायर से लोअर पे आता है तो जितना एब्जॉर्ब करता होता रिलीज़ कर देता है। और जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज़ करता है वो किसकी सूरत में करता है? क्वांटा की सूरत में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में रिलीज़ करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसलिए हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं दो फार्मूले से, एच न्यू से तो कर ही सकते हैं और साथ में E2 माइनस E1 से भी कर सकते हैं। सेकंड सेल की एनर्जी को फर्स्ट सेल से माइनस कर देंगे, हमें पता लग जाएगा डेल्टा ई, कितना एनर्जी चेंज आ रहा है, जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी एनर्जी कितनी है। ये पॉइंट तक तो बड़ा आसान रहता है, आखिरी पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो आखिरी पॉइंट है उसको मैं ऊपर बता देता हूँ, तो शायद दिखेगा नहीं पीछे से। उसको कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन। बोहर कहता था कि ओनली दोस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये बात बहुत बच्चों के समझ में नहीं आती है, पढ़ा सब ने होता है, समझ में नहीं आ रही होती है इसके क्या मतलब है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π सब कुछ समझ में आया था बच्चों को, आप पढ़ लिया ठीक है। आखिरी पॉइंट में आते हैं बोलते हैं यार ये रट लो, कुछ तो होगा ही, जब बोला है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ, जब इतना पॉइंट जब समझ रहे हो तो अगला पॉइंट भी क्यों रटे भाई, समझ के याद समझो ठीक है। बोहर्स क्वांटाइजेशन कहता है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π किसे कहते हैं? अच्छा, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल किसे कहते हैं? जब इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज़ को। तो इसको जब n यहाँ पर लिख देंगे तो n यहाँ पर है इंटीजर, कोई भी इंटीजर डाल देंगे तो, और इंटीजर से मुराद यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट में नहीं डालना है वरना दिस विल नॉट बी एन इंटीजर। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 इस तरह के नंबर डालकर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स में आप पढ़ते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π। मतलब अब आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम अलग अलग शेल्स का, आराम से बता सकते हैं। अगर कोई कहे n = 1, फर्स्ट शेल में कितना होगा तो nh/2π में h/2π आ जाएगा, तो ये पहला एंगुलर मोमेंटम निकला। कोई बोला n = 2 का निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम कितना निकल जाएगा? 2h/2π, दिस विल बी h/π। ये पॉसिबल है, तो ये एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। n = 3 लगा दो तो 3h/2π। पेपर में क्या करते हैं आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट में, एंट्री टेस्ट के MCQs में आपसे लिख देते हैं कि विच ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा? तो आप इन वैल्यूज़ के साथ वो कुछ नया वैल्यू जैसे 2h/π दे देंगे, या इस तरह से आप इसको ये कह लो कि 1 जैसे ये है ना h/2π h/π है, 3h/2π है, वो दे देंगे आपको 3h/π। तो 3h/π पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि फिर वो गलत हो जाएगा कि वो पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस n पे इंटीजर लगाना है हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो कहता है जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो h/2π के मल्टीपल्स में होगा। फर्स्ट शेल में h/2π होगा, सेकंड शेल में h/π होगा, थर्ड में 3h/2π होगा, फोर्थ में कुछ से फिफ्थ में कुछ होगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? तो ये फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इसी को यूज़ किया था बोहर ने अपने डेरिवेशन में। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इसको देखें। इसी तरह से ना एटम है, फर्स्ट शेल n = 1 n = 2 n = 3। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से n = 1 लोअर से हायर पे जाएगा तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वापस हायर से लोअर पे आएगा तो रेडिएट कर देगा एनर्जी, और जो भी एनर्जी रेडिएट करेगा वो क्वांटा की सूरत में करेगा। इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, डेल्टा E क्या आ जाएगा? E2 - E1, तो एनर्जी पता लग जाएगी। एक ये तरीका है, वरना h न्यू से भी बता सकते हैं। जितनी फ्रिक्वेंसी है स्लाइड की उसको प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एनर्जी आ सकती है। जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये तमाम एप्लीकेशंस हम करेंगे, हर तरह की चीज़ें देखेंगे। अभी बस कॉन्सेप्ट देख लो, पता सबको है, बस रिवाइज़ करवा रहा था कि तमाम बच्चे एक ही लेवल पर आ जाए,
है ना। मतलब मुझे पता है बच्चे अभी एंट्री टेस्ट करीब है, हर बच्चे घर पे पढ़ रहे होते हैं, जहन में होता है कि सर ये तो अभी कल ही मैंने पढ़ा था इसको, ऐसा होता है। तो लेकिन तमाम बच्चों ने तो नहीं पढ़ा होगा, कल ही हो सकता है, तो सब बराबर हो जाए, जिसने पढ़ा वो भी और जिसने नहीं पढ़ा वो भी। बेटा रेडियस को ड्राइव नहीं करना है टोटल, बस हमें पता होना चाहिए वैल्यू उसकी। जो हमारे पास रेडियस आता है डेरिवेशन के बाद, तो ये कंप्लीट आता है। इसको हम इस तरह से n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड स्क्वायर के 4 पाई, ठीक है। अच्छा पाई का भी आई थिंक स्क्वायर होता है ना। अच्छा यहाँ के का मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में, रुकना। तो ये इसको हम इस तरह से एक निमोनिक या बनाता हूँ मैं, नहीं है मज़े की 4 पाई, इस तरह से याद रखना है इसको। तो अगर इसको याद रखना है तमाम इक्वेशन को किस तरह से डायरेक्टली, चूँकि ड्राइव तो करना नहीं है, तो आप कह रहे हैं नहीं है तो मज़े की 4 उसके बाद ये पाई, तो इस तरह से रट लेते हैं हम, तो ऐसे रखते हैं भाई नहीं है मज़े की 4 पाई, मतलब ये बोहर के डेरिवेशन के रेडियस का फाइनल एक्सप्रेशन है। यस कुछ भी है समथिंग, मतलब वो आप अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं भाई, जो मेरा लॉजिक थी वो मैंने चला ली। हो गया ना, याद हो गया, ठीक है। खाएगा कौन? अच्छा n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ शेल, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज़ एटॉमिक नंबर, e इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, k फिलहाल छोड़े, 4 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ 3.14। z नहीं लगता? ये फिज़िक्स में होता होगा भाई, केमिस्ट्री में तो इसी तरह से होता है। असल में ये सेम यही टॉपिक आप फिज़िक्स के अंदर चैप्टर 18-19 में पढ़ोगे, सेम एग्जैक्टली सेम टॉपिक है। चूँकि ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये फिज़िक्स है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे होते हैं वो नॉर्मली फिज़िक्स से रिलेट करती है, केमिस्ट्री से कम करती है। अच्छा यहाँ बच्चे पूछते के का मामला मैं बता दे रहा हूँ कि के जो है वो आपके पास बुक के अंदर के मौजूद नहीं है, बुक के अंदर के की वैल्यू नहीं है। के इज़ कूलम्स कांस्टेंट, 9 × 10⁹ सबको खुश करना पड़ता है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो मैंने बताया कि इस तरह से है, ये एक एक्सप्रेशन बस जहन में रखना है जो मैंने बता दिया। अब स्क्वायर में n और h में स्क्वायर होता है, नीचे e पर स्क्वायर होता है और पाई पर स्क्वायर होता है। अब k क्या है? k इज़ द कूलम्स कांस्टेंट, 9 × 10⁹ जिसकी वैल्यू होती है। अब सिन बोर्ड के अंदर ये k नहीं लगा हुआ था। जो बच्चे पूछ रहे हैं सर ये k कहाँ से आया, तो ये मैंने जब लेक्चर अपलोड किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने चैप्टर 3 पढ़ाना शुरू किया था, तो नहीं भी तो समझ लो पर पाकिस्तान से कश्मीर से कराची तक हज़ारों बच्चों ने बोला कि सर ये के क्यों लगा दिया आपने, हमारे तो के नहीं लगा हुआ था हमारी किताब में। तो वो के लगाना ज़रूरी होता है, क्यों? चूँकि हमने यहाँ पर देखा था कि स्टार्ट जब ले रहे होते हैं ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे होते हैं वो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वो सिर्फ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लगा रहे होते हैं, जबकि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर नहीं है कूलम्स लॉ। कूलम्स तो है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो k तो लगा ही नहीं है सिन बोर्ड वालों ने, तो सिन बोर्ड में गलती यही है। आप बाकी किसी और बोर्ड की बुक उठाएंगे आपको वहाँ पर के लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता नहीं सर हमें 100% सिंध बोर्ड ही फॉलो करना है तो आप के हटा दो। अगर आपको पंजाब और फेडरल भी फॉलो कर रहे हैं साथ में और आप MBBS का टेस्ट देने वाले हैं तो आपको के लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पंजाब के बुक से ही बनेगा, वो सिंध बोर्ड के बुक से नहीं बनेगा। अच्छा अब इस तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपको पुट नहीं करना है, बट जब हम इसको पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको A0 भी कह सकते हैं, यही कहलाता है बोहर्स रेडियस। एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं एक बहुत छोटी यूनिट है लेंथ की, एटॉमिक रेडियस वगैरह बताने के लिए एंगस्ट्रॉम को यूज़ किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के। तो ये एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। सेकंड ऑर्बिट का बताना हो, थर्ड का बताना हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, n², मतलब ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ Rn = n² मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे कहेंगे कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, n पर 2 लगा लेंगे, थर्ड में बोलेंगे तो 3 लगा देंगे, फोर्थ पर 4। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्क्वायर भूल जाते हैं उसके अंदर, तो स्क्वायर सेकंड। अच्छा तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है उसमें n² में स्क्वायर भूल जाते हैं, स्क्वायर नहीं बोलना है। अगर सेकंड शेल का लगाना है तो 4 × 0.529 होगा,
2 इंटू 0.529 नहीं होगा, जो कि 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। थर्ड सेल का तो 3 का स्क्वायर 9 करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। स्क्वायर नहीं भूलना है, बाकी मसला नहीं है, आराम से MCQ उसको सॉल्व हो जाता है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529, आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्लियर है मसला? कोई चीज़ समझ में आ गई बात? डेरिवेशन पूरी नहीं करनी है, एंटी टेस्ट में नहीं चाहिए होता डेरिवेशन, वो फर्स्ट टाइम में आप करते थे। अच्छा, एनर्जी कॉन्सेप्ट फिलहाल छोड़ दे, ज़रूरत नहीं है उसकी। फाइनली क्या होता है कि आप वेव नंबर भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एनर्जी बता ही देता हूँ कि इन केस कि अगर आ गया तो MD कैट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है एनर्जी की हमने पूरी एक अलग डेरिवेशन की थी, फर्स्ट ईयर में आपने की होगी, वो सब आपको एम्पलीट्यूड टेस्ट में कोई काम नहीं आएगी। मैं आपको वहाँ शॉर्टकट एक वे बता दे रहा हूँ कि एनर्जी निकालने के तरीके। nth ऑर्बिट के शेल की एनर्जी निकालने के लिए -1313.3 का अपॉन n स्क्वायर लगा देंगे तो आपको E nth आ जाएगा। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आपसे बोला कि बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी लेवल जो होता है फर्स्ट हाइड्रोजन का पहला शेल कितनी होती है, तो E1 इक्वल टू 1313.3 माइनस अपॉन 1 का स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगर सेकंड का बोलेगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 लगा देना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये करना होगा इसमें। तो -1313.3 ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, उसको डिवाइड करता है n स्क्वायर से, तो आपको किसी भी ऑर्बिट के लिए एनर्जी पता लग सकती है। किलो जूल में नहीं, जूल हो जाते हैं फिर उस तरह से, फ़र्क है, ठीक है। ये डायरेक्टली निकालने के लिए, वरना आपको बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से शो किया जाता है। न्यू के ऊपर एक बार लगा दिया, दिस विल बी वेव नंबर। वेव नंबर किससे कहते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। यूनिट लेंथ में जितने भी वेव होते हैं वो वेव नंबर कहलाते हैं। लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ 1 cm, 1 cm का एरिया है, और यहाँ पर जितने भी वेव्स आ गए इस यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ के अंदर, दिस विल बी कॉल्ड वेव नंबर। तो उसको न्यू के साथ बार लगा के शो किया जाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो वेव नंबर निकालने की भी डेरिवेशन आपने की थी। फॉर्मूला होता है वेव नंबर बराबर होता है c इंटू न्यू। ये वेव नंबर का नॉर्मल फॉर्मूला है। c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेव नंबर आ जाता है। अब इस फ्रीक्वेंसी को फिर यहाँ से हम क्या करते थे कि इसकी जगह पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके एक कंप्लीट एक डेरिवेशन बनाया करते थे फर्स्ट ईयर में, और इसका फाइनल एक्सप्रेशन ये आया करता था। फाइनल एक्सप्रेशन देखें, न्यू बार दैट इज वेव नंबर इक्वल टू RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। RH यहाँ पर क्या कहलाता है? RH विल बी कॉल्ड राइडबर्ग कांस्टेंट। इसको राइडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं हाइड्रोजन के लिए, और वैल्यू इसकी अगर आप याद रखें 109678। याद करने का सिंपल निमोनिक याद रखें 10 9 6 7 8 10 9 उसके बाद 6 7 8, फिर 10 से पीछे जाओ 9 हो गया, फिर 6 से आगे जाओ 6 7 8 हो गया। तो 10 9 6 7 8 10 9 6 7 8 दिस इज द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट। तो फ़ौरन से याद हो जाएगा, आप याद रखना 10 9 6 7 8 दिस इज राइडबर्ग कांस्टेंट। आप राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हमेशा पुट करते हैं, ये वैसे गिवन भी होता था इंटर में तो सवाल में। N1 और N2, N1 यहाँ पर याद रखना है क्या होता है? लोअर ऑर्बिट, और N2 क्या होता है? बच्चे पता है यहाँ गलती करते हैं, वो N2 पहले लगाते हैं N1 बाद में लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जहन ऐसे ही चल रहा होता है N2 माइनस N1 करके, लेकिन यहाँ N1 माइनस N2 होता है, लोअर माइनस हायर ऑर्बिट होता है। मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रॉन कहा गया है कि 4th शेल से उसने जंप मारा है 2nd शेल पे, आप बताइए जो एनर्जी निकली है उसका वेव नंबर कितना होगा? तो RH में तो वैल्यू लगा दी, और N1 में यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा? 2 के 4 2, और यहाँ क्या 4, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लेंगे। N1 लोअर ऑर्बिट है, N2 हायर ऑर्बिट है। बात समझ में आ रही है? MCQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पुट करके निकाल लेंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया? वेव नंबर का फॉर्मूला क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूले अगर देखें हमने तो 2 फॉर्मूले सबसे मेन है। एक तो रेडियस का बताया n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529, और दूसरा फॉर्मूला ये वेव नंबर का बता दिया। हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाला है, और हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रा लिया तो लाइन स्पेक्ट्रा आएगा। अब हाइड्रोजन गैस को जो स्पेक्ट्रा लाइन जनरेट होता है ना, स्पेक्ट्रल लाइन्स, उनके अलग अलग नाम रख दिए गए। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। वो 5 तरह के सीरीज इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास आ रही होती है, 1 2 3 4 5। छठी एक और सीरीज़ आ रही होती है
जो पंजाब और फेडरल बोर्ड में होती है उसको हम लोग बोलते हैं हम्फ्रे सीरीज़। तो ज़रा सीरीज़ देख लेते हैं। क्या एंड वाली नहीं, एंड वाली आपके आई थिंक के सिंध बोर्ड में नहीं है, लेकिन बाकी बोर्ड के बुक्स के अंदर हम्फ्रे सीरीज़ भी है ना, फेडरल में है हम्फ्रे सीरीज़। ओके, तो लायमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़ और ये हम्फ्रे सीरीज़, ये 6 सीरीज़ होती हैं। मतलब जब स्पेक्ट्रा जनरेट होता है हाइड्रोजन का तो जो लाइन्स आती हैं तो 6 तरह की लाइन्स आ रही होती हैं उसके अंदर। हर लाइन को अलग नाम दे रहे होते हैं, एक अलग सीरीज़ का नाम दे रहे होते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, लायमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। और ये किस चीज़ पर बेस करती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से किस शेल पर जंप लगा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करके अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ रहा है इक्वल टू 1 पर, फिर जो लाइट जनरेट होगी वो, या फिर जो सीरीज़ ऑफ लाइट निकलेगी वो कौन सी होगी, लायमन सीरीज़। अगर किसी भी हाइट से जंप करके अगर सेकंड पे जंप मार रहा है फिर कौन सी सीरीज़ निकलेगी, बामर सीरीज़। अगर हायर से जंप करके थर्ड पे जंप मार रहा है तो पास्चन सीरीज़। अगर हायर से जंप करके फोर्थ पे आ रहा है तो ब्रैकेट, फिर अगर फिफ्थ पे आ रहा है तो फंड सीरीज़, 6 पे हम्फ्रे सीरीज़ होता है। अब इसको याद रखने का, इनको तो याद रखने का एल, मतलब उसको हम लोग सिंपल है कि लो बेटा पहले बोतल पी लो, लो बेटा पहले बोतल पी लो, ठीक है, लो बेटा पहले बोतल पी लो। तो लायमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, इस तरह से आपको लाइन से याद रखना है। पहले लायमन, फिर बार्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, ऐसे याद होना चाहिए। टी साइलेंट होता है फंड में, तो फंड पढ़ते हैं उसको, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द निमोनिक फॉर रिमेम्बरिंग दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ तक आया है। फर्स्ट पे आएगा तो लायमन, सेकंड पे आएगा तो बार्मर, थर्ड पे आएगा तो पास्चन, फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट, फिफ्थ पे आ गया तो फंड, सिक्स पे आ गया तो हम्फ्रे। समझ में आ रही है बात? यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। लायमन सीरीज़ क्या, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करे, जब सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। क्लियर है? और नेक्स्ट बात ये कि रीजन याद रखिएगा, लायमन सीरीज़ की जो लाइट जनरेट होती है वो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में होती है, बामर सीरीज़ विजिबल रीजन में होती है। यस, लास्ट ईयर एमसीक्यूज में था ये, एमडी कैट में। बामर सीरीज़ की जो लाइट होती है अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में। अब पीछे आते रहना है स्पेक्ट्रम में, बैक आते रहना है। लायमन सीरीज़ की विजिबल रीजन में, और पीछे जाएंगे तो फिर आपका आएगा इंफ्रारेड रीजन, और मतलब इंफ्रारेड के बाद बाकी आखिरी के जो तीनों हैं वो फार इंफ्रारेड रीजन। फिर से बता रहा हूँ, लायमन सीरीज़ सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेस, यूवी जो आपका स्पेक्ट्रम होता है उसमें, उसके बाद बामर सीरीज़ विजिबल, उसके बाद पास्चन सीरीज़ इंफ्रारेड, ब्रैकेट और फंड फार इंफ्रारेड, हम्फ्रे भी फार इंफ्रारेड। ये रीजन याद रखिएगा, लाजमी है। मैंने बताया ना कि वो वापस जाना है ना। स्पेक्ट्रम जब हम लेते हैं तो स्पेक्ट्रम का हमने पढ़ा था ना, यूवी अल्ट्रा वायलेट आता है, उससे पहले विजिबल आता है, उससे पहले इंफ्रारेड आता है, उससे पहले आएगा फार इंफ्रारेड। तो ये यूवी हो गया, ये हो गया आपके लायमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे। ये तो स्पेक्ट्रम लास्ट टाइम याद कराया था, पूरी वेव बनाई थी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR सब बनाया था। भूल गए, एक हफ्ते में भूल गए। भाई सारी चीज़ ट्रिक पे चलती है, भले लोग बोलते हैं रट्टे वाला टॉपिक रट्टा है, चैप्टर 3 मानते हैं हम, याद ही करते हैं उसको, बट कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर डेवलप होते हैं अच्छे खासे। ये तो मैंने बता दिया कि किस तरह से आ रहा है, स्लाइड्स में देख लेना, सही से बिल्कुल चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बोहर के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट क्या था? एक ही डिफेक्ट था भाई, कि बोहर का एटॉमिक मॉडल सबसे बड़ा डिफेक्ट उसका ये था कि वो सिर्फ उन एटम पर अप्लाई होता था जिनके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बस। मतलब सिर्फ 1A ग्रुप के एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बस। बेरिलियम पे अप्लाई नहीं होगा, बोरोन पे अप्लाई नहीं होगा, क्लोरीन पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उन पे अप्लाई होता था जिनके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन थे। जैसे हाइड्रोजन पे तभी लगाया था, लिथियम वगैरह पे भी लग सकता है, सोडियम पे भी लग सकता है, 1A ग्रुप के सारे एलिमेंट पे लग सकते हैं, उसके अलावा किसी और पे नहीं लग सकते। ये डिफेक्ट था कि अगर ये एक यूनिवर्सल लॉ है तो तमाम पे फॉलो जाना चाहिए था। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह आप इसके बारे में जानते हैं कि ये इसने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के तौर पे बताया था, बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, वेव भी है, तो फिर वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी आया, तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? सही है यहाँ तक का मसला? अच्छा, एक्सरे की बात इससे पहले मैंने की थी लास्ट क्लास में, थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ।
एक्सरे को रोएंटगन रेस भी कहा जाता है। एक्सरे को रोएंटगन रेस भी कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम था कार्ल विल्हेम रोएंटगन, जिन्होंने इसको बताया था। रोएंटगन रेस भी कहा जाता है, एक्सरे इसका पुराना नाम है। एक्सरे जो इसका नाम रखा था वो जे थॉमसन ने रखा था। क्यों? चूँकि यह अननोन रेस थे। जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया था ना, जे थॉमसन ने, जब कैथोड रे को जब मेटल पीस से पास किया था तो हाईली पेनेट्रेटिंग रेडिएशन निकले थे उन्होंने, और उनको वो ग्लास से भी पास हो जा रहे थे, पेपर से भी पास हो जा रहे थे, रबर से भी पास हो जा रहे थे, इंसानी गोश्त से भी पार हो जा रहे थे, ह्यूमन फ्लैश से। उन्होंने बोला कि यार ये कौन से अजीब से रेज आगे दुनिया में जो रुक ही नहीं रहे, ना पेपर से, ना गिलास से, ना प्लास्टिक से, यहाँ तक इंसान के गोश्त से भी नहीं रुक रहे, सिर्फ हड्डी से रुक रहे हैं, बोन से रुक जा रहे हैं और पेनिट्रेट कर जा रहे हैं फ्लैश से। उसने बोला यार ये तो अजीब से रेज है भाई, ये तो एक्स रेज है। एक्स मतलब अननोन रेज है, अनजान छुआएँ ये सारी। क्योंकि उस दौर में उनको नहीं पता था ऐसी कौन सी रे आगे दुनिया में जो इस तरह के नेचर रखती है। बाद में जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कवर किया तो रोएंटगन साहब ने बताया कि ये असल में एक्सरे भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, लेकिन इसके जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, तभी हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, तो वो कैसे जनरेट होते हैं एक्सरेस? कैसे जनरेट होते हैं कि जब ये शायद कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कैथोड कैसे लिख दिया, वैक्यूम कैसे लिख दिया, ज़बान भी थोड़ी अलग है। ठीक है, चले छोड़ दें। डायग्राम में कह रहा था, वरना ये कैथोड सी से होता है भाई, के से नहीं होता। और मैंने भी नहीं बनाया, मैंने गूगल से उठाया था, तो वहाँ पर कुछ जर्मन वेबसाइट छूट गया हुआ। ठीक है, तो गूगल में आ जाता है। तो कैथोड है, कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स निकले, कैथोड रेस, और जब जाकर ये मेटल पीस से टकराए तो क्या हुआ? एक्सरे जनरेट हुआ। ये एक्सरे क्या है कि जो कि पास हो सकते हैं किससे? फ्लैश से पास हो सकते हैं और हड्डी से रुक जाते हैं। तभी जब हम फ्रैक्चर वगैरह किसी को हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और एक्सरे करवाना हो तो उससे वो एक्सरे पास करते हैं, तो हड्डियाँ जहाँ होती है वहाँ तो वाइट आ जाता है, जहाँ गोश्त होता है वो सब ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वो गोश्त से पार हो जाते हैं तो ब्लैक कर देते हैं फोटोग्राफी प्लेट को, और हड्डी जहाँ पर होती है उसको उस पर पार नहीं हो पाते तो वो वाइट रह जाता है ना। तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है हड्डियों का बॉडी के, वो आपको दिख जाता है कि कहाँ पर हड्डी टूटी हुई है, कहाँ पर फ्रैक्चर है। तभी एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है? तो लो वेवलेंथ होती है बहुत इसकी, और हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, लेकिन गैमा रेज इतनी नहीं होती, उससे थोड़ी कम होती है। गैमा रेज की तो उससे भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, और ये कि जिस तरह से एटम, जिस तरह से हड्डियों के, इंसान के जिस्म के राज फास्ट कर देता है एक्सरे, बिल्कुल इसी एक्सरे के अंदर एक और सलाहियत है कि एटम के भी अंदर के राज फास्ट कर देता है। एटम के भी डिटेल बताता है ये। जैसे इंसानों की हड्डी का एक्सरे होता है, एटम का भी एक्सरे होता है। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है वो एक्सरे से जो बनता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस डाली, उससे जो एक्सरे निकला, उस एक्सरे को प्रिज्म से पास किया तो लाइन स्पेक्ट्रम आया और उसे बता दिया कि ये कौन सा एलिमेंट है। स्पेक्ट्रा देख के हम बता देते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है। एक्सरे और एटॉमिक नंबर के बीच में एक डिफरेंस है, बस आप ज़्यादा कुछ याद नहीं रखिए, बस याद रखिए कि एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मोज़ले। बस इस स्लाइड में और कुछ नहीं है। मोज़ले नाम के बंदे ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, हेनरी मोज़ले नाम था। बाकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब क्या हुआ बच्चे, पता है हुआ ऐसा कि नील्स बोहर ने तो बता दिया कि नील्स बोहर समझता था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को वो पार्टिकल समझता था। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था डी ब्रोगली, जिन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश की जिसको हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के नाम से। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, जिसकी बुनियाद पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ था चैप्टर 17 में। पता नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। तो अब डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उसने सबसे पहले बताया था कि लाइट का डुअल नेचर है, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो जब उन्होंने लाइट के डुअल नेचर क्या बताया तो हाइसेनबर्ग एक साइंटिस्ट था, हाइसेनबर्ग, उसने कहा कि अगर लाइट जिसको वेव समझा जाता है वो पार्टिकल हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन जिसको पार्टिकल समझा जाता है वेव भी हो सकता है। इसने ये एक लॉजिक एक डिड्यूस किया इसके अंदर से, और इसने इस बात के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखती है। इस साइंटिस्ट का नाम था हाइसेनबर्ग, वर्नर हाइसेनबर्ग, जर्मन नोबेल प्राइज होल्डर साइंटिस्ट, एंड ही वाज द पर्सन हु फेल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हाइसेनबर्ग की वजह से बोहर के एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। बोहर ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट करता था और वो बड़े आराम से बताता था। उसने एग्जैक्ट बताया कि शेल पे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे।
एग्जैक्ट बताया ना उसने, बताया भाई शेल लगा, अच्छा शेल ढूंढना है, कोई मसला ही नहीं है, RN = n स्क्वायर, बट ये लगाओ फार्मूला, ढूंढते रहो। बोले जितना छोटा एटम है मेरे ये फार्मूला लगा के आप देख सकते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, तीसरा कहाँ होगा, चौथा कहाँ होगा, मतलब शेल्स के आ जाएगा ना, परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में शेल की। तो उसने जो पार्टिकल समझाता था, पार्टिकल के लिए पॉसिबल था, लेकिन बाद में जो एक ऐसा गुरु आया जो ये समझता था कि नहीं, डुअल नेचर इलेक्ट्रॉन का, जिसमें से एक हाइसेनबर्ग थे, हाइसेनबर्ग के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो इस बात के बड़े हामी थे कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, लाइट डुअल नेचर रखती है। नहीं, प्लांक का ये काम नहीं था, प्लांक तो क्वांटम थ्योरी उसने पेश की थी। इसको थोड़ा समझ में नहीं आता तो मैं डिटेल बता देता हूँ उस हवाले से। देखो होता क्या है कि अब नील्स बोहर वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एल्बर्ट आइंस्टाइन हाइसेनबर्ग ये समझते हैं कि वेव है। उस दौर में दो तरह के लोग थे, जो एक वो थे जो सर्टेनिटी माना करते थे, अनसर्टेनिटी माना करते थे। यहाँ में मैं आपको बताऊँगा अनसर्टेनिटी के क्या मुराद है। अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? गैर यकीनी, और सर्टेनिटी यकीनी, यकीन हो जाना। तो सर्टेनिटी किसे कहते हैं कि अगर आप 100% यकीन के साथ कोई चीज़ बता रहे थे वो सर्टेनिटी है, अगर आपको यकीन नहीं है, डाउट है, तो अनसर्टेनिटी है। उस ज़माने में दो तरह के साइंटिस्ट थे, एक सर्टेनिटी प्रिंसिपल माना करते थे, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माना करते थे। सर्टेनिटी मानने वाले में तो बोहर सबसे बड़ा नाम था। वो कहते थे इंसान अपने इल्म से हर कुछ बता सकता है जो चाहे, इल्म लामहदूद है, सब बताया जा सकता है इल्म से, इल्म की कमी कोई नहीं है, इल्म इंसान को हर कुछ बताने पर मतलब मजबूर कर सकती है। इसलिए उसने बताया कि मैं बता सकता हूँ एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेगा एटम के अंदर। अपने फार्मूले से पूरी डेरिवेशन की उसने, हमने याद भी किया फर्स्ट ईयर में। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बंदे थे वो अनसर्टेनिटी माना करते, वो नहीं, इंसान का इल्म जो है वो महदूद है, इंसान अकले कुल नहीं रखता, इंसान सब कुछ नहीं बता सकता, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी उसकी बातों में होती है, कहीं ना कहीं वो गलत बोलेगा। तो वो इस तरह के दो तरह के एक तरह से साइंटिस्ट जो थे वो मौजूद थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि दोनों का आपस में टकराव भी हुआ। तो वो था सॉल्वे कॉन्फ्रेंस 1920 में सॉल्वे कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूरोप में किसी सिटी में हुआ था, नाम नहीं याद आ रहा, कंट्री में सॉल्वे कॉन्फ्रेंस। तो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो बड़ा मशहूर सॉल्वे कॉन्फ्रेंस 1920 का, जिसको हम सॉल्वे कॉन्फ्रेंस ऑफ एटम कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे आए थे, मैडम क्यूरी हो गए, रदरफोर्ड हो गए, बोहर हो गए, इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जे थॉमसन थे, ये सारे साइंटिस्ट आए हुए थे, मैक्स प्लांक थे, ये सारे बड़े साइंटिस्ट। वो तस्वीर भी बड़ी फेसबुक में मशहूर रहती है उसकी, ये जो सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठे हुए, नाम लिखा हुआ है सबका, नोबेल प्राइज़ सारे होल्डर्स थे, सारे जो उसमें खड़े थे। तो वो सब एटम पर काम उस वक्त चल रहा था, 1920 का दौर था। तो उसमें एक पिक्चर भी थी जो क्लिक हुई थी, नील्स बोहर बैठे हुए सोफे पर, उनके सामने जो है वो दूसरे सोफे पर बैठे हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों आपस में बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे। तो उनकी डिस्कशन रिकॉर्डेड तो नहीं हो पाई वॉइस, लेकिन उसको रिटन फॉर्मेट में कई जगहों पर आया। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उससे बात की, जब बोहर से बोला कि यार तुमने तो एकदम ऐसे बता दिया कि मतलब 1 रखो तो पहला शल, 2 रखो तो दूसरा शल, 3 रखो तो तीसरा शल, जैसे हम लूडो खेल रहे हैं, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल। उसने एक जुमला बोला, तो उसने ये जुमला बोला था, गॉड डजंट प्ले डाइस, गॉड डजंट प्ले डाइस, खुदा डाइस नहीं खेलता। कि उसने इतने आराम से तुम बता दे रहे 1 2 3 4 रखे जैसे पासी का कोई खेल है। तो फिर बोहर ने उसके जो रिवर्स में जो जुमला कहा था वो भी बड़ा मशहूर है। उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू, तुम खुदा को तो पहले बताना बंद करोगे उसको क्या करना है। मतलब कि वो कहते हैं खुदा पासे नहीं खेलता, वो तो तुम्हें क्या पता खुदा क्या करता है, तुम क्यों बता रहे हो उसको। तो ये बड़े गहमा गहमी वाली डिबेट थी इन दोनों के बीच में, बोहर और आइंस्टाइन के बीच में, इस एक डिस्कशन पर कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 100% सेटिस्फेक्शन के साथ बता सकते हैं कि नहीं। आखिर नील्स बोहर को हार होती है और जीत होती है आइंस्टाइन और उसके तमाम हाइसेनबर्ग, डी ब्रोगली, ये कंप्लीट अनसर्टेनिटी मानने वालों। ये कहने को कहा जाए तो 4 लाइन है, बट ये हिस्ट्री है साइंस की। लेकिन हम पाकिस्तानी चूँकि जाहिर पर रिसर्च में पीछे होते तो इंटरेस्ट हमारा डेवलप नहीं होता चीज़ों में, रिसर्च साइड पे। लेकिन दुनिया के लिए यही को बहुत कुछ था किसी ज़माने में, और इसी वजह से 3G 5G टेक्नोलॉजी और इतने जो आप घर पे iPhone 12 Pro Max लेकर घूम रहे होते हो, ये सब उन्हीं की मरहून मिन्नत है कि उन्होंने बनाया। हम तो सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी हमने कहाँ बनाना आता है ये सब। हमारे यहाँ तो जब मोबाइल चेंज होता है तो बोलते हैं पैनल चेंज करा लो भाई। उनको इतनी भी चीज़ नहीं आती कि खोल कर कोई ट्रांजिस्टर सही कर सके। पूरे पाकिस्तान में इतना गट्स भी नहीं है किसी में। वो बोलते हैं यार सैमसंग गिर गया, हाँ भाई 20,000 का मोबाइल है, 18,000 का पैनल, क्योंकि उनको आते ही नहीं है बनाना। 5 रुपये का भी चीज़ लगेगा ना, वो नहीं लगा सकते, इतनी अहमियत ही नहीं है पाकिस्तानियों में। सीखेंगे ना तो यही होगा भाई। वो पुराने ज़माने के वो आयरन और फोल्डर लेकर बैठे रहेंगे तो यही होगा। आयरन शोल्डर का दौर चला गया है। अब एम्बेडेड सिस्टम्स आते हैं, उनको बनाने के लिए नॉलेज होनी चाहिए।
अब इंजीनियर ही बना सकता है, इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं है बनाना उसको, कि 2 महीने का कोर्स कर ले जाके तो मोबाइल बनाना आ गया। तो वो मैं बता रहा कि हम रिसर्च में थोड़ा पीछे हैं हमेशा से, इसलिए हमें इंटरेस्ट भी फील नहीं होता इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर। अब हाइसेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डील किया, उसने बताया कि हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते हैं एटम के पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ। इट रिजेक्टेड बोहर सर्कुलर ऑर्बिट कॉन्सेप्ट, इससे बोहर का सर्कुलर ऑर्बिट कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। उसने कहा यह इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज़ एक साथ सर्टेनिटी के साथ बता दें, एक साथ यकीन के साथ 100% करेक्ट हम नहीं बता सकते। वो कहता था कि MV/R, बोहर क्या कहता था पहले सुनो, MV/R = NH/2π। वो कहता था कि हम यहाँ पर पोजीशन, इसकी मोमेंटम भी बता सकते हैं MV, और पोजीशन भी बता सकते थे R। पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस से लेकर मतलब लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, रेडियस। इन दोनों को बोलता है कि हम बता सकते हैं किसके साथ एग्जैक्ट तरीके से। ये काम था बोहर का। नील्स बोहर ने बोला नहीं, आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ 100% एक्यूरेट नहीं बता सकते। अगर आप पोजीशन को, अब चूँकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव है, किसी गाड़ी मूव कर रही है तो उस गाड़ी को तो बता सकते हो एक वक्त में उसकी पोजीशन मोमेंटम दोनों एक साथ। इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव को हम एक फिक्स पोजीशन पर उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से रोशनी प्रोजेक्टर से निकलकर दीवार पर टकरा रही है या इस बोर्ड पर टकरा रही है, और मैं अगर बोलूँ कि इस एक पॉइंट पर एक क्वांटम मुझे दिखा पार्टिकल का, और मैं इसकी पोजीशन ये रही, और अब मैं उसकी मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं उसकी मोमेंटम कैलकुलेट करने जाएगा पोजीशन आगे जा चुकी होगी उसकी। ये बहुत फास्टर मूव करते हैं ना, ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की रफ्तार से। इस वजह से कहा गया कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं। अगर मोमेंटम में सर्टेन हो जाओगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, अगर पोजीशन में सर्टेन हो जाओगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगी। कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहेगी। 100% परफेक्शन के साथ दोनों कोई नहीं बता सकता। इसलिए MV/R NH/2π के बराबर नहीं है, बल्कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NH/2π। और थोड़ी सी चेंजिंग की, क्या चेंजिंग, इक्वल टू हटा के अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू लिख दिया, और इससे पूरा बोहर फेल हो गया। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जब हम डेरिवेशन करते हैं हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डेरिवेशन हमेशा 100% परफेक्शन के साथ होती है। और जहाँ परफेक्शन ख़त्म हो गए, और उसने यहीं से स्टार्ट लेकर उसने डेरिवेशन शुरू की थी, रेडियस को निकाला था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब रेडियस को हाइसेनबर्ग ने वेव बताया तो सारी बातें वहीं पर ख़त्म हो गई और बोहर के तमाम थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अब एक खला आ गया कि अब क्या होगा। अच्छा, ये लास्ट टाइम तो ये मैंने आपको बता दिया था, स्पेक्ट्रम ना मैं दोबारा डिटेल नहीं बता रहा, टाइम भी नहीं है। स्पेक्ट्रम बताया था ना मैंने, ये अलग अलग तरह का। फिर उसके बाद फाइनली एट द लास्ट एंड मॉडल आया हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और द वेव मैकेनिकल मॉडल। दैट वाज प्रपोज्ड बाय एन ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन, द वन हु लिव्स इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे एरविन श्रोडिंगर। एरविन श्रोडिंगर ने पेश किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये फाइनल मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रॉन को वेव के तौर पे ट्रीट किया गया था। और फिर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट टाटा बाय बाय हो गया था भाई। कोई ऑर्बिट नहीं है, बल्कि क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिट के वजह ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिट तो फिक्स पाथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिटल्स एक रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो एक रीजन होता है न्यूक्लियस से बाहर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की सलाहियत मैक्सिमम होती है। तो एक इस तरह क्लाउड जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है। हर एक डॉट जो आपको यहाँ दिख रहा है वो हर एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये हाइड्रोजन के एटम मैंने बनाया बच्चों यहाँ पर। हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन इन तमाम डॉट में से कोई भी डॉट हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते सर ये वाला डॉट है वो। ये होते हैं ऑर्बिटल, द रीजन, अ 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या होता है, अ सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जो रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में वेव के तौर पे समझा गया इसको, इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा ऑर्बिट या ऑर्बिटल में फ़र्क मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डिफरेंस यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, सबके समझ में आएगा। ऑर्बिट को हम लोग शेल भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट बोहर ने नाम दिया था उसको, चारों नाम शेल के हैं। और ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल भी कहा जा सकता है। ऑर्बिटल अलग है, सॉरी, ऑर्बिटल अलग है और ये सारे एक ही हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, फिक्स सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये क्या है, एक रीजन न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पर पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कैसी है, मैक्सिमम। सर्कुलर शेप का होता है, जबकि उसका क्या शेप होता है, डिफरेंट शेप्स होते हैं उसके। स्फेरिकल भी होगा, डम्बल भी होगा, सॉसर लाइक भी होगा, हर तरह के शेप होंगे। आगे बताऊंगा मैं।
बोहर ने डिस्कवर किया था इसको, और इसको किसने डिस्कवर किया था? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर, जे का साउंड है, श्रोडिंगर नहीं है, श्रोडिंगर है ये, ठीक है। एन ऑर्बिट कंटेन्स 2 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में 2 या 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, मैक्सिमम 2। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता था, आगे आएगा। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक फार्मूला क्या लगाएंगे? 2n², पता लग जाएगा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 × 2l+1 लगा देंगे तो पता लग जाएगा सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, एस PDF के लिए 0 1 2 3 लगा रहे होते हैं, अभी आगे आएगा तो समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, ये रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट है दुनिया में, आज ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है ऑर्बिटल का। ऑर्बिट का बोहर का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया सारा। 9th क्लास में आपने बोहर को ही पढ़ा था पूरी तरह से, इंटर में आके आपने पढ़ा था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं, S P D F, ऐसे ही है। S से मतलब क्या होते हैं? शार्प लाइंस, P फॉर प्रिंसिपल लाइंस, D फॉर डिफ्यूज लाइंस, F फॉर फंडामेंटल लाइंस। ये 4 ही तरह के ऑर्बिटल होते हैं, S P D F। और S P D F क्यों बोलते हैं? चूँकि स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे एंट्री टेस्ट में तो आप बताइए क्लास में, गलत नहीं करके आना है, ठीक है? क्लियर है? S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, गोल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, और इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता S ऑर्बिटल में। नोडल प्लेन किसे कहते हैं? नोडल प्लेन इज एक्चुअली, नोडल प्लेन एन एरिया इन द ऑर्बिटल वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ऑर्बिटल में वो मकाम, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही नहीं, वो क्या कहलाता है? नोडल प्लेन कहलाता है। S ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कहीं नहीं होता। इस वजह से नोडल प्लेन नहीं होने की वजह से इसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन बराबर के दिखते हैं। देखो S ऑर्बिटल में दिख रहे हैं सारे डॉट इलेक्ट्रॉन है, कहीं ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर इस जगह पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी जगह पर सिर्फ है, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो S ऑर्बिटल में नो नोडल प्लेन, इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलता है, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब किसी एक डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हर तरफ बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? S P में 3 ओरिएंटेशन होती है, PX, PY, PZ, ऐसा ही है। डम्बल शेप का होता है ये, डम्बल शेप पीछे गया ऐसा होता है, डम्बल शेप का 6 इलेक्ट्रॉन आता है मैक्सिमम, 3 अलग अलग ओरिएंटेशन में, 2 PX में आता है, 2 PY में आता है, 2 PZ में आता है, टोटल 6 हो जाते हैं। पता है ये डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? एंड्स में, किनारों पे। अगर आप देखोगे तो उसके जो किनारे आपको दिखेंगे, किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, है ना। जब हम P ऑर्बिटल बनाते हैं, P ऑर्बिटल बनाते हैं इस तरह से, तो किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लगाते हैं ना, इन किनारों पर, बाकी इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये बीच में इसका क्या हमारे पास हो जाता है? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन लाइज बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नोड्स, तो नहीं कहते उसको बच्चे, लोब्स कहते हैं। हाँ, 2 जो लोब्स हैं, दोनों लोब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कहलाते हैं नोडल प्लेन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको एक भी नहीं मिलेगा। S में नोडल प्लेन नहीं होता, P में होता है। और कहाँ होता है? जहाँ दोनों लोब जाकर मिलते हैं आपस में, समझ रहे हो। और डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी तो किनारे पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जितना करीब आएंगे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे नोडल प्लेन के। क्लियर है? P सबशेल, तो P में 3 है, PX, PY, PZ, PX, PY, PZ। ये PX है, ये PZ है, ये PX है X एक्सिस पे, ये PY है, और ये PZ है Z एक्सिस पे। आप उसको एक्सिस चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। नोडल प्लेन, ये बीच में नोडल प्लेन दिख रहा है सबको, ये नोडल प्लेन है, और किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मसला डायग्राम नहीं बनाने बोलेंगे आपसे टेस्ट में, पता होना चाहिए, बस ऐसा दिखता है। पता भी था, जैसे नहीं कि पहली बार वहाँ सर ऐसा होता है P ऑर्बिटल, देखा हुआ था, रिपीट करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा D की बात करें, D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 है ना, D10, S2, P6 और D10, और 10 होते हैं 5 अलग अलग एक्सिस पे आते हैं। इनके 5 अलग अलग एक्सिस ये होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² और DZ²। इनके 5 अलग अलग एक्सिस का नाम है। जैसे ना वो PX, PY, PZ होता है, वैसे इसके अंदर जो ओरिएंटेशन होती है वो 5 होती हैं, XY, YZ, ZX, X² - Y² और Z²।
5 एक्सिस में आते हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 2 2 2 2 टोटल 10 हो गए, टोटल 10 आ जाते हैं। डी में इसलिए टोटल 10 आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 10 लगाते हो डी में। डबल डंबल शेप का होता है, ये 2 डंबल शेप एक साथ होते हैं, इसको डबल डंबल कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो किताब होती है सिंध बोर्ड में, उसको क्या कहा जाता है पता है? इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। इसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है, पेचीदा किस्म का शेप होता है। मतलब सिंपल बताने वाले हैं कि यार तुम लोग अभी इस लेवल पे नहीं होगे, तुम लोग पढ़ो तो बाद में पढ़ना कभी, तो उसको लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, पेचीदा। क्या 4? यस, 4 लोब्स उसमें, 1 2 3 4। नहीं समझ आया, फिर से दोबारा बोले। 4 और 2 9। आप सवाल बता रहे हैं, बताएं। तो ये 5 अलग अलग एक्सिस हैं, डी एक्सिस, तो ये अलग अलग 5 आपको एक्सिस मिल सकते हैं डिफरेंट। तो टोटल 5 एक्सिस में होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, बस ये याद रखें। सिंध बोर्ड कहता है कॉम्प्लेक्स शेप है, पंजाब और फेडरल कहते हैं डबल डंबल है। अब आपको जो मर्जी याद कर लो। एनईडी का देना है तो याद रखो कॉम्प्लेक्स शेप है, एमबीबीएस का टेस्ट देना चाहते हो तो डबल डंबल याद रखो, ठीक है। एफ सब शेल, एफ में टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 तरह के इसके ओरिएंटेशंस होते हैं, और सब में 2 आते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एफ में कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं टोटल। इसका कॉम्प्लेक्स शेप इसका भी होता है सिंध बोर्ड के लिहाज से, पंजाब और फेडरल के लिहाज से सॉसर लाइक शेप होता है। सॉसर मतलब तश्तरी के जैसा, जो प्लेट होता है ना, प्लेट जैसा, तश्तरी जैसा इसका शेप होता है। दे कंटेन मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन इन 7 ओरिएंटेशन, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं 7 ओरिएंटेशन होते हैं। बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें, शेप वगैरह नहीं याद रखो, अल्लाह के बंदे बनाना नहीं है, इतना डेंजरस तो मुझसे ना बने, ठीक है। तो बस दिखा रहा हूँ कि बच्चे सोचते ना सर ये एस और पी तो पता, सर डी और एफ नहीं पता लगता, तो ये देखो ये एफ इस तरह से 7 होते हैं और ये डी इस तरह से 5 होते हैं। बट ये बड़े लेवल पे जब तुम जाओगे ना आगे फर्दर क्लास में एडवांस, तो सब पढ़ोगे। अभी इंटर के बच्चों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है सर। क्वांटम नंबर, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है एटम के अंदर तो क्वांटम नंबर। जैसे आपका एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं, एनईडी का फॉर्म फिल किया, पीएमसी का फॉर्म फिल किया, तो एड्रेस पूछते हैं। अब आप एड्रेस बताते हैं, एड्रेस आपके एक तरीके पर होता है, हाउस नंबर बताया, स्ट्रीट नंबर बताया, ब्लॉक बता दिया, सेक्टर बता दिया, टाउन बता दिया, सिटी बता दिया, ये तरीके से होता है। बिल्कुल वैसे ही क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं एटम के अंदर। बेटा जब तुम एटम के अंदर जाओगे तो एटम के अंदर तुम्हें सबसे पहले शेल पर जाना पड़ेगा, शेल के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा सब शेल में, और सब शेल के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल से आगे जाने के बाद तुम पहुंचोगे अपने वैलिड इलेक्ट्रॉन पे। ये तरीका है इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने का एटम से। एटम से पहले शेल में जाएंगे, फिर सब शेल में जाएंगे, फिर ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। आप ये कह लो कि शहर कराची है, पहले टाउन में जाएंगे, फिर सेक्टर में जाएंगे, फिर ब्लॉक में जाएंगे, फिर हाउस में जाएंगे, स्ट्रीट में जाएंगे। तरीका है इस तरह से ही आगे बढ़ना है एड्रेस में। जब हमें किसी के घर जाना होता है तो पहले तो हम इस बड़े एरिया में पहुँचते हैं, डायरेक्ट मकान नंबर थोड़ी ना पूछेंगे, इस मकान नंबर घर बताओ, पहले तो एरिया पूछेंगे, वही एरिया है, ये वही गली है, गली में जाने के बाद मकान नंबर की बारी आएगी। इस तरह से आप एक एक करके क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है एटम के अंदर कि एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। और 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं जो 4 चीज़ें बताते हैं, एक शेल बताते हैं, एक सब शेल, एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन को बताता है। प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तो सब्सिडायरी उसका दूसरा नाम है। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर हमारे पास हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताते हैं? इसको एन से शो करते हैं, स्मॉल एन से। एजिमुथल क्वांटम नंबर को शो करते हैं किससे? स्मॉल एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करते हैं स्मॉल एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को शो करते हैं स्मॉल एस से। अच्छा, कुछ किताबों में एम एस से भी शो किया जाता है, एम एस इज आल्सो स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल है, एजिमुथल है, मैग्नेटिक है, स्पिन है। 4 तरह के क्वांटम नंबर हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर प्रेजेंट हियर वी हैव, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट तक पहुंचाता है, एजिमुथल सबशेल तक पहुंचाता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल तक पहुंचाता है, और स्पिन इलेक्ट्रॉन तक आपको पहुंचा देता है, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं। अभी एक करके मैं बता देता हूँ कि कौन कहाँ तक पहुँचाता है।
तो सबसे पहले आप एटम के अंदर गए, मिसाल के तौर पर मुझे किस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है एटम के अंदर जाकर, n=2 आ गया, l=1 आ गया, m=+1 आ गया, s=-1/2 आ गया। किसी ने मुझे पर्ची पकड़ा दी, मैं मिसाल के तौर पे बन गया एंटमैन। देखा है वो एवेंजर्स, देखा है एवेंजर में एक एंटमैन होता है, उसके अंदर सलाई आता है, वो जितना भी छोटा एटॉमिक लेवल पे भी आ सकता है, क्वांटम लेवल पे चला जाता है। तो समझ लो कि एंटमैन है, उसको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, वो जा सकता है, हमने और आप नहीं जा सकते एटम के अंदर। वो भी यार कॉमिक है, फिक्शन है, ठीक है। तो उसको ये मिल गया n=2 l=1 कि अब इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना, अब कैसे पहुंचेगा एटम। अब कोई भी एटम है, समझ लो गोल्ड का एटम है कोई बहुत बड़ा, अब उसमें तो ना जाने कितने इलेक्ट्रॉन से किस इलेक्ट्रॉन तक जाना है, तो उस एड्रेस के थ्रू जाएगा। सबसे पहले उसको जाना होगा शेल में, कि शेल कौन सा है, बहुत सारे शेल आ रहे होंगे ना पहले तो शेल कौन सा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो स्मॉल n है वो शेल बताता है आपको, शेल बताता है, या साइज ऑफ ऑर्बिटल आप कह लें वो बताता है। स्मॉल n से इसको शो करते हैं, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर में होती है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से होती है। 1 है तो k शेल है, 2 है तो l शेल है, फिर m n इस तरह से 1 से सो ऑन चलता रहता है। तो एंटमैन ने देखा कि n=2 है, तो अब उसको कौन से शेल में जाना है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, सेकंड शेल में जाएगा वो। सेकंड शेल में चला गया, पहुंच गया। अब सेकंड शेल में आप जानते हैं 2 सब शेल होते हैं, S भी होता है और P भी होता है। अब S में जाने के P में जाना है, इसके लिए आएगा अगला क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो आपको, अच्छा उसमें आपको शेप से पता लगता है, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से ज़्यादा अच्छा वर्ड मैं आपको ये लिख देता हूँ, सबशेल। सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको सबशेल का शेप बताता है। उसकी वैल्यू होल नंबर में होती है, सिर्फ 4 होती है, 0 1 2 3 बस, और कुछ नहीं होती। 0 है तो S है, ये S के लिए, ये P के लिए, ये D के लिए, F के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट शेल जो होता है n=1, फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है, तो L की वैल्यू सिर्फ 0 होती है। n=2 सेकंड शेल के अंदर S भी होता है, P भी होता है, तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ऐसे ही। n=3 थर्ड शेल के अंदर S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। n=4 चौथे शेल में जाओगे तो S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ वहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे ही होता है। अब सेकंड शेल में मैं चला गया, या एंटमैन सेकंड शेल में चला गया, और वहाँ देखा कि S भी है और P भी है, कहाँ जाना है, L की वैल्यू दे देगी उसको 1, तो कहाँ जाएगा, S में के P में, S में के P में 0 नहीं है, 1 दिया गया, तो किस में जाएगा, P सब शेल में चला गया P सब शेल में। अब P सब शेल में गया तो अब मसला ही हो गया, P 3 ओरिएंटेशन पे, Px भी है, Py भी है, Pz भी है, तो उसी को तो ऑर्बिटल कहते हैं, Px ऑर्बिटल, Py ऑर्बिटल, Pz ऑर्बिटल। अब वहाँ पर काम आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो तीसरा नंबर दिया गया है, अब किस ऑर्बिटल में जाना है x y z में से, तो ये बताता है आपको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन उसके एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। उसकी वैल्यू हमेशा किस में होती है, इंटीजर में होती है। इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ पॉइंट में रह जाए, लेकिन माइनस में भी हो, 0 भी हो और प्लस में भी हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर में उसकी वैल्यू होती है। और अब हम किस तरह से निकालते हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब S में जो है ना बच्चों, S में कितने एक्सेस पॉसिबल होंगे, एक्सेस निकालने का फॉर्मूला है 2l+1। S के लिए L वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 1 आ जाएगा उसमें जस्ट। अगर हमें P के लिए निकालना है कि P में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ओरिएंटेशन होंगे, तो 2l+1। L में क्या लगा देंगे P के लिए 1, 2 1 2 + 3 एक्सेस होंगे। D में निकालना है तो 2l+1, L की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, L की वैल्यू 2 लग जाएगी, 2 * 4 1 5। F के लिए निकालना है, F में कितने एक्सेस होंगे, कितने ओरिएंटेशन होंगे, 7 होते हैं। कैसे 7 निकलता है, 3 लगा दो, 3 * 6 + 1 7। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि कितने एक्सेस पॉसिबल होंगे। अब इन हर एक्सेस को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलॉट कर सकते हैं इन सबको, जैसे कि M की वैल्यू अलॉट कर सकते हैं। इसकी एक ही ओरिएंटेशन है, इसको हम बोलते हैं 0 ओरिएंटेशन। P की 3 है, 0 आगे जाओ +1, पीछे जाओ -1, मतलब आगे और पीछे एग्जैक्टली सेम अमाउंट में बढ़ाते रहो। D की 5 ओरिएंटेशन है, 0 +1 -1 और -1 -2, 5 हो गए। F में 7 है, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, सॉरी हाँ जी
अरे +2 सॉरी। अब देखो P में 3 एक्सिस हैं, Px, Py, Pz। देखिए क्वांटम नंबर में हम उनको नंबर अलॉट कर देते हैं, -1 0 +1, ठीक है। -1 0 पर ये Px है, एक Py एक Pz है, इस तरह समझो। D के 5 एक्सिस होते हैं, x y y z z x x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z स्क्वायर, सब होते हैं, नंबर दे दिया x y y z z x x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z स्क्वायर। और f के साथ ओरिएंटेशन को आपने एक एक नंबर दे दिया। अब हमें कहा गया कि +1 में जाना है। अब +1 में px में जाएंगे, py में कि pz में? px py pz किस में जाएंगे? pz में चले गए, पहुँच गए ऑर्बिटल तक, पहुँच गए pz तक। अब उसमें गए तो हमने क्या देखा, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। एक क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। अब हमें किस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है यह बताएगा आपको स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर विल टेल यू कि आप किस इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको ये बता देता है किस इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। अब इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, +½ होती है, -½ होती है।